जिसे अगस्त क्रांति भले ही ना कहें लेकिन अगस्त आंदोलन कहा जा सकता है। कुल मिलाकर 1920 में ये शुरू होता है और असहयोग आंदोलन के पर विचार करने के लिए कलकत्ता में आज का जो कोलकाता जिसका नाम है, कांग्रेस महासमिति का एक अधिवेशन किया जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरोध में सीधी कार्यवाही करने का प्रस्ताव पारित किया। विधान परिषद जो हमें विभिन्न संवैधानिक संशोधनों या भारतीय अधिनियमों के द्वारा मिले थे, उन परिषदों का बहिष्कार करने का एक मुद्दा रखा गया। सरकार के साथ असहयोग करने का मुद्दा रखा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर कोई भी कानून ऐसा लेकर आती है सरकार तो भारत के नागरिक सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, ये एक प्रस्ताव रखा गया। कुल मिलाकर कलकत्ता अधिवेशन में गांधी ने ये सारे प्रस्ताव रखे, ये मानते हुए कि ब्रिटिश का शासन भारतीयों के लिए ऊपर एक कर्ज की तरह से है और इस कर्ज को खुद भारतीयों को ही अपने एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके हटाना होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो राज्य है वो बहुत मजबूत है, उससे टकराना बेवकूफी होगी और संवैधानिक जो बार्गेनिंग का रास्ता है उस रास्ते पर चल के हमें स्वराज अपने देश में ही शासन करने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो अब यहां पर सीधे सीधे उन लोगों ने स्वराज की मांग उठानी शुरू करी। अब ब्रिटिश सरकार के ऊपर दूसरा आरोप गांधी लगाते हैं कि उन्होंने जितने भी अत्याचार ब्रिटिशर्स ने किए भारतीयों के ऊपर, इंक्लूडिंग जलियांवाला बाग, उसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है, उन लोगों को कोई दुख नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर ब्रिटेन का और ब्रिटिश शासन का विरोध करना अपना नैसर्गिक एक अधिकार हम लोगों को रखना चाहिए। देखिए, ये जो प्रस्ताव पास हुआ था, इस प्रस्ताव का विरोध कई लोगों ने किया था, उनके अपने अपने स्टैंड थे, जिनमें एनी बेसेंट थी। वो कह रही थी कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रास्ता है वो ज्यादा सही है, उस रास्ते पे चलने से एक न एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो एनी बेसेंट का विरोध इस आधार पर था। दूसरे इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो भी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया। देशबंधु चित्तरंजन दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। विपिन चंद्र पॉल ने इस बात का विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात का विरोध किया। सबके अपने अपने वजहें थी, सबके अपने अपने अलग अलग कारण थे। लेकिन अली बंधु और मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव जो कांग्रेस पार्टी थी उसने स्वीकार कर लिया और ये वो एक तरीके से कह सकते हैं कि पल एक ऐसा था जिस पल को हम लोग गांधी युग की शुरुआत भारत में मान सकते हैं। ये जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ और ये प्रस्ताव पारित होता है, तो यहां से गांधी युग की भारत में हम लोग एक शुरुआत मान सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का भारत में आया था, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा, वो इस एक्ट के द्वारा भारत और भारत में जो देशी रियासतें थी वो और ब्रिटिश भारत जो था, इनके लिए सम्मिलित रूप से एक संघीय शासन का प्रस्ताव रखा गया था, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा। केंद्र में एक प्रकार के द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, प्रांतों को स्वशासन दे दिया गया। ये क्या था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेनिंग चल रही है, ध्यान रखिए। ब्रिटेन दो ही रास्तों पर चला ना कि भैया अगर क्रांति होगी तो हम दबा देंगे, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेनिंग करेंगे इंडियंस के साथ, हमारा शासन हमारा चलता रहेगा आराम से, कोई विरोध करने वाला नहीं होगा। तो ये जो 1935 का एक्ट आया, ये एक्ट पूरी तरीके से बार्गेनिंग वाला एक्ट था, जिसमें बार्गेनिंग करने की कोशिश वो लोग कर रहे थे इंडियंस के साथ। अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वशासन जो था उसकी शुरुआत भारत में हो जाती है, लेकिन एक्ट के संघ सरकार से संबंधित भाग जो था उसके लागू होने से पहले ही सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और 1945 तक ये चलता रहता है। तो ये देखा जाए कि गांधी के आने के बाद जो 1935 का एक अधिनियम आया, वो अधिनियम उस तरीके से फलीभूत कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि उसके ठीक 2 या 3 साल बाद ही
द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है जो 1945 तक चलता है, और 2 साल बाद ही भारतीयों को आजादी मिल जाती है 1947 में। लेकिन भारत का उसमें योगदान बहुत बड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ भारत खड़ा था। यहां अगर हम लोग वापस अपने इस मुद्दे पर आए जो असहयोग आंदोलन है, तो इसमें सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन था, दूसरा नागपुर अधिवेशन इसमें होता है, जिसमें कानपुर के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पूरी तरीके से अंगीकार कर लिया गया और इसमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले में क्या है कि कांग्रेस अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य को बिल्कुल त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता अगर हो तो बाहर, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भी और बाहर भी सीधे स्वराज्य की मांग रखेगी। स्वशासन अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें स्वराज चाहिए। दूसरा निर्णय इसमें लिया गया कि कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार करी। देखिए, जब हम लोग स्वदेशी वाला चीज पढ़ रहे थे, याद करिए उसको, वहां पर स्वदेशी कौन कौन लोग थे, उनका मैकेनिज्म क्या था, तो उसमें एक प्रकार के स्वदेशी ऐसे भी थे जो रचनात्मक कार्य करने में विश्वास रखते थे। ये रचनात्मक करने वाले, मैंने वहां पर बोला भी है कि गांधी ने इन रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों से प्रेरणा ली थी। तो गांधी का योगदान पहला क्या है कि उन्होंने तीसरा रास्ता दिखाया जिसका जवाब ब्रिटिशर्स के पास नहीं था। दूसरा ये कि गांधी ने अपने आंदोलन में जो स्वदेशी मूवमेंट के समय रचनात्मक स्वदेशी थे उनका सहारा लिया अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए। ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय नागपुर अधिवेशन में लिए गए थे, जिसमें सबसे पहला रचनात्मक कार्यक्रम की जो सूची तैयार करी गई थी उसमें क्या था कि जितने भी वयस्क हैं उन सभी को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए। दूसरा था इसमें 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन किया जाए। तीसरा, भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों का पुनर्गठन किया जाए। अगला है इसमें स्वदेशी वस्तुओं, मतलब जो भी हम लोगों का एक हाथ से बने हुए कताई बुनाई ये सब चीजें थी, इनको प्रोत्साहन भारतीयों को देना होगा और जितना हो सके उतना हिंदी का प्रयोग किया जाए। इंग्लिश का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। देखिए, भाषा का सम्मान हमारे देश में हमेशा से हुआ है और ब्रिटिश शासन के जो नीतियां थी भारत उसका विरोध कर रहा था। सिद्धांतों पर आधारित हमारा राष्ट्रवाद था। गांधी भी इस बात को जानते थे, तो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन हिंदी को इंग्लिश के ऊपर वरीयता मिले उन्होंने इसको भी स्वीकार नहीं किया। दोनों भाषाएं हैं और इन दोनों भाषाओं का सम्मान समान रूप से होना चाहिए। गांधी यह मानते थे और कुछ समय के बाद भारतीय भी इस बात को मानने लगे। तो यहां इसीलिए हिंदी का प्रयोग उन्होंने जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करने के लिए आग्रह किया। और भारत में कई तरीके की भाषाएं हैं, उन भाषाओं का भी सम्मान करना जरूरी है, यह बात भी ध्यान में रखी गई थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको पॉइंट वाइज यहां बताता हूं, जिसमें सबसे पहला था सरकारी उपाधि और अवैतनिक सरकारी पदों को तुरंत छोड़ दिया जाए। मतलब जैसे किसी को ब्रिटेन ने रख लिया है कोई पद देकर या किसी को कोई उपाधि दी है, वापस कर दें। दूसरा, सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार कर दिया जाए। जो भी उत्सव हो रहे हैं सरकार के द्वारा उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं की सरकारी सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का सभी छात्र बहिष्कार कर दें। जो राष्ट्र के स्कूल हैं उनसे जुड़े, लेकिन जो ब्रिटिश रन स्कूल हैं या ब्रिटिश शासन को जो फायदा पहुंचा रहे हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। वकीलों ने न्यायालय तक का बहिष्कार कर दिया था अपील करने पर। नेक्स्ट है इसमें आपसी विवाद पंचायती अदालतों के द्वारा निपटाया जाए, ना कि जो इंस्टीट्यूशंस ब्रिटेन ने बनाए हैं जो कहीं ना कहीं भारत के विरोध में ही कार्य कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या किसी और तरीके की कोर्ट हो, वो भारतीयों के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो भाई जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत में पहले से चली आ रही है, जो भी मुद्दा इस तरीके का आता है वो पंचायत बैठकर तय कर ले, कोर्ट जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद सैनिक, श्रमिक और कर्मचारी
बिल्कुल देश से बाहर जाकर कोई भी नौकरी ना करें, साफ मना कर दें, वो नौकरी छोड़ दें। और विदेशी सामानों का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाए और स्वदेशी सामानों को अपनाया जाए। ये लक्ष्य नागपुर अधिवेशन में रखे गए, जिसको गांधी और कांग्रेस ने अंगीकार किया और पूरे देश ने अंगीकार किया। ब्रिटिशर्स परेशान होंगे ही होंगे, क्योंकि उनको तोड़ नहीं मिला कि आखिर इसका, क्योंकि इससे पहले तो ये सारी चीजें हो रही थी, अब ये चीजें होनी बंद हो गई तो नुकसान किसे होगा? ब्रिटेन को होगा। अब ये तो मेरी मर्जी है कि मैं ब्रिटेन का सामान खरीदूं या अपना देसी सामान खरीदूं। ये मेरी मर्जी है कि मैं ब्रिटेन जो स्कूल चला रहा है उसमें पढ़ूं या मेरे जो देसी स्कूल खुला हुआ है उसमें पढ़ूं। ये तो मेरी चॉइस है। मुझे कैसे ब्रिटेन आकर कहेगा कि हम मेरे स्कूल में पढ़ो, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे या जेल में डाल देंगे। ये तो गैर संवैधानिक हो गया। इसका जवाब क्या हो, ब्रिटेन के पास नहीं था। कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे 2 अधिवेशनों में बहिष्कार का निर्णय लिया गया। गांधी के विधानसभा के बहिष्कार का जो प्रस्ताव था, जिस पर चित्तरंजन दास सहमत नहीं थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं परिषदों को स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूं। उनका भी नजरिया अपनी जगह, हमें विरोध नहीं करना चाहिए, सबका एक अपना नजरिया होता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको एक बोलने की आजादी होती है, सबको अपना विचार रखने की आजादी होती है, और हमें सभी विचारों का सम्मान करना पड़ेगा, तभी हमारे प्रजातांत्रिक मूल्य बचे रहेंगे। ये हमें अपने स्वतंत्रता आंदोलन से सीखने की जरूरत भी है। तो चित्तरंजन दास सहमत नहीं थे, और असहमति का कारण वो ये बताते हैं कि जो भी परिषद, विधान परिषद ब्रिटेन ने हमें दी है, उन परिषदों को वो स्वराज्य की प्राप्ति का साधन मानते हैं। इसलिए वो इस जो भी परिषद का बहिष्कार करने का प्रस्ताव गांधी लाए थे, उसका समर्थन उन्होंने नहीं किया। लाला लाजपत राय स्कूल के बहिष्कार के विरोधी थे कि भाई चाहे ब्रिटेन का स्कूल हो या भारत का स्कूल हो, वहां तो शिक्षा ही दी जा रही है, तो इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। और मोतीलाल नेहरू जो थे, इनके प्रयासों से समझौते में यह तय हुआ कि स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार धीरे धीरे किया जाए, और परिषद जो बनी हुई है विधान परिषद, इनका जो ये है विरोध या बहिष्कार, ये जारी रखा जाए। तो चित्तरंजन दास और लाला लाजपत राय तैयार होते हैं। आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, इस पर गांधी बार बार जोर दे रहे थे। उनका यह कहना था कि आंदोलन अगर हिंसक हुआ तो ब्रिटिशर्स देशव्यापी, वो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जहां आंदोलन हिंसक हुआ, ब्रिटिशर्स देशव्यापी दमनकारी नीतियां अपनाना शुरू कर देंगे, और जो आंदोलन हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो किसी भी सूरत में आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। ब्रिटिशर्स के पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो हमसे कैसे टैकल करें हमें। इस बात पर गांधी बार बार जोर दे रहे थे। स्वराज्य का उन्होंने लक्ष्य रखा। 1920 में ही नागपुर अधिवेशन में ही उन्होंने ये कहा कि भाई अब हमें स्वशासन नहीं, सीधे सीधे स्वराज चाहिए, आजादी चाहिए। रचनात्मक कार्य के जरिए उन्होंने इस आंदोलन को गति दी, और आंदोलन इतना ज्यादा फैला कि पूरा देश, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो जो यूनाइटेड प्रोविंस था उस समय, या बंगाल प्रेसिडेंसी हो, या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, या मद्रास प्रेसिडेंसी हो, सब जगह लगभग देसी रियासतों को अगर छोड़ा जाए जहां राजाओं का शासन था, और वहां भी एक तरीके से डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हो गए थे, लेकिन बाकी पूरे देश में एक लहर दौड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के सहारे, और आंदोलन अपनी पीक पर पहुंचता है। और यहीं पर गांधी को केसरे हिंद की जो उपाधि दी गई थी, वो उपाधि उन्होंने लौटा दी। इसी तरीके से हजारों भारतीयों ने जो भी उन्हें उपाधि दी गई थी, किसी को राव की, किसी को राय की मिली थी, किसी को सर की मिली थी, सब लोगों ने वो उपाधियां ब्रिटेन को वापस कर दी। जमनालाल बजाज उनमें से एक थे, है ना, जिनको राय बहादुर की उपाधि ब्रिटेन ने दी थी, वापस कर दी उन्होंने। असहयोग आंदोलन पश्चिम बंगाल वगैरह, यहां इसको इतना अभूतपूर्व सफलता मिली।
उत्तरी भारत में कि मतलब आप ये समझिए कि देश के घर घर में लोगों के अंदर ये चेतना जग गई थी कि अब हमें ब्रिटिशर्स से आजादी हासिल कर लेनी है। जलियांवाला बाग सब लोगों के दिल में चुभ रहा था। रॉलेट एक्ट और दूसरे कई तरीके के जो एक्ट आए थे, लॉर्ड इरविन या मॉन्टेग्यू जेम्स फॉर्म रिफॉर्म, जिसे मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म कहते हैं, उसके जरिए इन सब चीजों का जो एक परिणति होती है, लोगों की संवेदनाएं बाहर निकल कर आती हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। यहां शिक्षा की संस्थाओं का भी बहिष्कार किया गया। पश्चिम बंगाल इसमें अग्रणी था। पूरी तरीके से ब्रिटिश जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनका बहिष्कार किया। और सुभाष चंद्र बोस जो है इस दौर में नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने थे, जो देश का ही स्वदेशी कॉलेज था। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हर चीज का बहिष्कार किया गया। मद्रास में आंदोलन शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो थोड़ा डामाडोल होता दिखता है, लेकिन जो लॉयर्स थे उन्होंने पूरी तरीके से कोर्ट का कानून जो भी प्रक्रियाएं थी उन सबका पूरी तरीके से बहिष्कार किया मद्रास में। और देखिए बंगाल के जो जिस तरीके से ये पूरे देश में यह आंदोलन फैला, इसके जो प्रमुख नेता थे वो बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जो विरोध कर रहे थे लेकिन बाद में आंदोलन के साथ आए। उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गुजरात में विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, बिहार में राजेंद्र प्रसाद, मद्रास में चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, दिल्ली में अरुणा आसफ अली, ये सब लोग मिलकर इस भारत छोड़ो आंदोलन को सभी लोग अपने अपने स्तर पर सफल बनाने का प्रयास कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स के पास कोई जवाब नहीं था कि इस भारत छोड़ो आंदोलन का रेस्पॉन्स कैसे दिया जाए। आप खुद सोचिए, इतना लंबा यह आंदोलन चलता है, 2 साल लगभग, और ब्रिटिशर्स के पास कोई जवाब नहीं है। अब यहां से आंदोलन का हम लोग चरमोत्कर्ष अगर देखें तो वो दिखता है हमें जो 1919 में सुधार का अधिनियम आया था, ड्यूक ऑफ कनाट के लिए ये आते हैं प्रिंस चार्ल्स भारत में, प्रिंस ऑफ वेल्स, उसका पूरी तरीके से विरोध किया जाता है। 1921 में असहयोग आंदोलन अपने बिल्कुल चरम पर था। बहिष्कार आंदोलन के दौरान एक कार्यवाही थी जो बहुत लोकप्रिय हुई थी, जो मूल कार्यक्रम में भी नहीं थी। वो थी कि जो भी मादक वस्तुओं का बिक्री है उन सब दुकानों के आगे धरना और प्रदर्शन करना, ताकि मादक वस्तुओं की बिक्री बंद हो। क्यों? क्योंकि सरकार को राजस्व सबसे ज्यादा इन्हीं मादक वस्तुओं के सेवन से और उनकी बिक्री से होता था। प्रदर्शन हुआ, दुकानें ही नहीं खुलने दी, ये एजेंडा में नहीं था, लेकिन लोग इन दुकानों के आगे धरना और प्रदर्शन में बैठ गए। सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है। असहयोग आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत कुछ करने की ब्रिटेन ने कोशिश करी, लेकिन वो हर बार असफल हुए। 4 मार्च 1921 में ननकाना के गुरुद्वारे में, जहां शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था, वहां पर सैनिकों ने गोलियां चला दी अननेसेसरी, बिना किसी वजह के। 70 लोगों की जानें वहां पर गईं। 1921 में ही लॉर्ड रीडिंग जब भारत आते हैं वायसराय बनकर, तो दमन चक्र, जो ये भी कंजर्वेटिव थे, दमन चक्र जो है वो बहुत ज्यादा कड़ाई से शुरू किया जाने लगा। कोई वजह नहीं है, क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता, बस दमन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दमन करना है। इसलिए कंजर्वेटिव जो लॉर्ड रीडिंग थे वो भारत में आते हैं। और आप देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नेहरू, ये सब जो नेता थे ये पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिए गए। और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे पहले नेता थे जिनको सबसे पहले
गिरफ्तार किया गया था इस असहयोग आंदोलन में। प्रिंस ऑफ वेल्स का इन्होंने पूरी तरीके से बहिष्कार किया जब वो भारत में आते हैं। काला झंडा दिखाया गया। गांधी ने अली बंधुओं को रिहा ना करने का जो निर्णय था प्रिंस ऑफ वेल्स का, उस पर पूरी तरीके से इनका बहिष्कार किया। 7 नवंबर 1921 के आसपास मुंबई में एक राष्ट्रव्यापी दोबारा से मतलब एक इनका हड़ताल शुरू होती है। प्रिंस ऑफ वेल्स उस समय जो है मुंबई में पहुंचे थे, तो सब लोग निकल के बाहर आ गए उनका विरोध करने के लिए। दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन इसी बीच में होता है जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में है और उनका विरोध चल रहा है। यहां पर असहयोग आंदोलन को तेज करने और सविनय अवज्ञा आंदोलन को करने की योजना बनाई गई। अब देखिए, इसी बीच 5 फरवरी को यूपी के देवरिया जो जिला है वहां पर ये शुरू होता है। चौरी चौरा एक गांव है जहां पर कुछ सिपाहियों को जिंदा जला दिया जाता है। गांधी शुरू से इस बारे में बता रहे थे कि आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो ब्रिटेन इतनी बुरी तरीके से क्रश करेगा। एक आप खुद सोचिए कि ब्रिटेन को जवाब नहीं मिल रहा, 2 साल तक आंदोलन चल रहा है, किसी बात का जवाब नहीं मिल रहा उसको कि कैसे डील किया जाए। एक जगह अगर हिंसक घटना हो जाती है तो ब्रिटेन को एक बहाना मिलेगा और वो जहां कहीं पर भी असहयोग आंदोलन होते हुए देखेगा वहां उसको वो क्रश कर देगा। और एक बार अगर कोई आंदोलन क्रश हो जाए तो दूसरा आंदोलन खड़ा करने में काफी वक्त लगता है, यह बात गांधी जानते थे। चौरी चौरा में जब हिंसक घटना हुई तो गांधी ने यह कहा कि भारतीय अभी हिंसा अहिंसा में भेद नहीं कर पा रहे, उनको यह बात समझ में नहीं आ रही कि जो ब्रिटिश स्टेट है उसके साथ कैसे डील करना है, और ना ही भारत जो है एक आदर्श राज्य बनने के लिए तैयार है, इसीलिए आंदोलन वापस ले लेते हैं। तर्क क्या है उसके पीछे कि ब्रिटेन इस चौरी चौरा की घटना को एक आधार बनाकर पूरे देश से आंदोलन और आंदोलनकारी दोनों को खत्म कर सकता है। इतना मजबूत ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश राज्य था। तो गांधी यहां पर इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं ताकि दूसरा आंदोलन जब कभी भी हम लोग खड़ा करें तो उसको खड़ा करने में कहीं ऐसा ना हो कि 10, 15, 20, 25 साल लग जाएं, कि ब्रिटेन पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन को हिंसक एक घटना हो गई उसका बहाना बनाकर खत्म कर दें। हालांकि इस आंदोलन को खत्म करने पर कई लोगों के मन में रोष भी आया और बहुत सारे लोगों ने, देश की जनता खास तौर से, उन्होंने अपने आप को चीटेड फील किया कि हमारे साथ धोखा हो गया। और इसमें मोतीलाल नेहरू बहुत अग्रणी थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई हिंसक घटना हो जाती है, हिंसक घटना नहीं होती, और मान लीजिए कि किसी एक क्षेत्र में कोई हिंसक घटना होती है तो क्या उस छोटी सी हिंसक घटना का भरपाई जो है दूसरे क्षेत्र को करनी पड़ेगी। उनका स्टेटमेंट था कि कन्याकुमारी के किसी गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो क्या आप इस बात की सजा हिमाचल प्रदेश के किसी गांव को देंगे आंदोलन खत्म करके। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह जो था और जनता के बीच में जो एक उमंग थी वो चरमोत्कर्ष पर थी, आंदोलन को वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। आंदोलन के स्थगित करने का प्रभाव गांधी की लोकप्रियता पर भी पड़ा था और 13 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार भी किया गया। जो न्यायाधीश थे जिन्होंने गांधी को सजा दी थी उनका नाम ब्रूमफील्ड था, जिन्होंने गांधी को असंतोष भड़काने के आरोप में, ठीक है, जो गांधी असंतोष करने के लिए मना कर रहा है उसके ऊपर आरोप लगा असंतोष भड़काने का। तो आप समझ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन का हिंसक ना होना कितना ज्यादा जरूरी था। हिंसक होने का मतलब है कि इस आंदोलन को तुरंत क्रश कर देगा और ऑल ओवर इंडिया ब्रिटेन अपनी फोर्स, अपनी पावर का यूज करेगा, धीरे धीरे करे लेकिन करेगा। तो 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई और 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया गया। स्वास्थ्य वगैरह का रीजन था।
देखिए ये पूरा का पूरा हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी असहयोग आंदोलन समझने की कोशिश करी। असहयोग आंदोलन के दौरान जो गांधी टोपी है जो वो पहना करते थे, ये बहुत फेमस हुई। और इसके बाद ब्रिटिशर्स सत्याग्रह से घबराने लगे और गांधी टोपी से घबराने लगे कि जो भी व्यक्ति गांधी टोपी पहना हुआ दिखता था, उनकी नजरों में वो व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक होता था जो हाथ में गन लेके चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि गांधी के विचारों का प्रभाव भारत पर कितना ज्यादा पड़ा था और गांधी किस तरीके से एक मास लेवल पर लोगों को मोबिलाइज कर पाए थे और ब्रिटिशर्स के लिए एक सरदर्द बन गए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यह सोचा ही नहीं था कि कोई तीसरा रास्ता भी लेकर भारतीय हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा जिसका हमारे पास जवाब नहीं होगा। तो ये ओवरऑल लेक्चर है। नेक्स्ट हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए अपना और स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच।